हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज का जो वीडियो है स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस वीडियो के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं और कौन सा टॉपिक चल रहा था। तो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है प्लांट हॉर्मोन्स, जिसको हम फाइटो हॉर्मोन्स के नाम से भी जानते हैं या फिर प्लांट रेगुलेटर्स के, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के नाम से भी जानते हैं। उसमें भी सबसे फर्स्ट जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है दैट इज़ ऑक्सिन। उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। अप्रॉक्स 6 to 7 लेक्चर्स में वाले टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फंक्शंस, उसका पोलर ट्रांसपोर्ट, उसकी बायोसिंथेसिस पाथवे, सिग्नलिंग पाथवे एंड देन लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो कुछ क्वेश्चंस जो है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए थे CSIR नेट में, वो भी हमने सॉल्व किए हुए हैं। आई होप कि ये वाले सारे वीडियोस जो हैं बहुत हेल्पफुल रहे होंगे एंड एंजॉय की होगी सीरीज। आज का जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे सेकंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसको हम जानते हैं जिब्रेलिन के नाम से। जिब्रेलिन्स के नाम से इसको हम जानते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको हम शॉर्ट में GAs के नाम से जानते हैं, जिब्रेलिक एसिड। इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं कि फंगस से कुछ इसके स्ट्रेन्स जो हैं उसको आइसोलेट किया गया था, और जैसे जैसे उसकी डिस्कवरी होती गई उसी के बेसिस पर इसका नॉमेनक्लेचर हुआ, जिसमें GA1, GA3, GA4 एंड GA7 ये कुछ इसकी बायोएक्टिव फॉर्म्स हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म्स हैं, जो कि आइसोलेट हुई थी फंगस के स्ट्रेन से। तो इसमें भी ये कुछ डिफरेंट आइसोलेटेड फॉर्म्स हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है। इसमें से भी जो मोस्ट अवेलेबल एंड मोस्ट बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है वो कौन सी है? हमारा GA3 जो है ये मोस्ट अवेलेबल एंड मोस्ट बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म हो जाती है, जिसको हम जिब्रेलिक एसिड के नाम से जानते हैं। और जैसे कि हम बहुत पहले के उसमें ये प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो टॉपिक है वो चीज़ पढ़ चुके हैं। तो जिब्रेलिक एसिड जो है वो क्या है? ये प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो कंपाउंड होता है उसी का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। जब हम जिब्रेलिक एसिड का बायोसिंथेसिस पाथवे पढ़ेंगे तब उसके कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हमें और अच्छे से क्लियर होंगे। अभी के लिए जो एक जनरल इन्फॉर्मेशन होती है एक्चुअल में जिब्रेलिक एसिड है क्या, फिर उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, देन इसके फंक्शंस क्या हैं, वो चीज़ें हम आज के वीडियो में डील करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम इसका बायोसिंथेसिस पाथवे पढ़ेंगे, जिसमें कि हमें बहुत सारी और भी चीज़ें क्लियर होंगी। सो स्टार्ट करते हैं सेकेंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दैट इज जिब्रेलिन। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसको हम देखें कि जिब्रेलिन्स आर मेंबर ऑफ लार्ज एंड वेरिड फैमिली ऑफ प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट नोन एज द टेट्रासाइक्लिक टर्पेनोइड्स डाइटर्पेनोइड एसिड। टेट्रासाइक्लिक कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो कंपाउंड है वो क्या है? 4 रिंग्ड स्ट्रक्चर वाला, जिसमें 4 रिंग प्रेजेंट है, ऐसा कुछ कंपाउंड है जिसको हम टेट्रासाइक्लिक टर्पेनोइड्स डाइटर्पेनोइड्स बोलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जिब्रेलिन्स जो है वो प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की जो एक क्लास थी टर्पीन, जिसमें हमने टर्पेनोइड्स इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है, तो उसी का एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। अब ये कैसे इसकी सिंथेसिस होती है, तो इसके लिए हमें इसके बायोसिंथेसिस पाथवे जो है वहां तक जाना पड़ेगा, उसके लिए वेट करना पड़ेगा, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम जिब्रेलिन का बायोसिंथेसिस पाथवे पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना हम समझ लेते हैं कि ये क्या है। जिब्रेलिन्स जो हैं वो टेट्रासाइक्लिक टर्पेनोइड डाइटर्पेनोइड एसिड का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट है, मीन्स रिलेट होता है या फिर एक यूनिट है प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। ऑल जिब्रेलिन्स आर डाइटर्पीन्स। जितने भी जिब्रेलिन्स हैं, मीन्स कि जितने, जैसे अभी मैंने बताया इसके कुछ बायोएक्टिव फॉर्म्स हैं, जैसे कि GA1, GA3, GA4, GA7, तो ऑल जिब्रेलिन्स आर डाइटर्पीन्स बेस्ड ऑन अ 20 कार्बन एंड जिब्रेलिन स्ट्रक्चर। ये जो कंपाउंड है वो 20 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, 4 रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है। तो इस बेसिस पे ये जितने भी जिब्रेलिन्स हैं, मीन्स जितनी भी बायोएक्टिव फॉर्म्स हैं वो क्या है? डाइटर्पीन्स हैं। देन अ 20 कार्बन जिब्रेलिन कॉमनली नोन एज जिब्रेलिक एसिड was one of the first to be characterized
जिब्रेलिन दैट इज Ga3। सो जितने भी जिब्रेलिन्स हैं वो 20 कार्बन कंपाउंड है, मीन्स 20 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। लेकिन जितनी जो बायोएक्टिव फॉर्म्स हैं, जैसे मैंने बताया Ga1 है, Ga3 है, Ga4 है, Ga7 है, तो उन सब में से जो मोस्ट एक्टिव एंड मोस्ट बायोलॉजिकली अवेलेबल फॉर्म कौन सी है? Ga3, जिसको हम जिब्रेलिक एसिड के नाम से जानते हैं। Ga1, Ga3 एंड Ga4 ऑल ऑफ विच प्रमोट वेजिटेटिव ग्रोथ एंड मोस्ट एक्टिव जिब्रेलिन्स। तो ये जो Ga1, Ga3, Ga4 जो है ये क्या है? वेजिटेटिव ग्रोथ जो है उसको प्रमोट करती है और मोस्ट एक्टिव जिब्रेलिन्स हैं। एंड अगर यदि हम इसके नेचर की बात करें तो जितने भी जिब्रेलिन्स हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। ऑल Gas आर एसिडिक। Ga3 जो है, अब जो बायोएक्टिव फॉर्म्स हैं उसमें से मोस्ट अवेलेबल हमें पता चल गया कि Ga3 है। तो Ga3 जो है उसको यूज़ किया जाता है स्पीड अप करने के लिए जो माल्टिंग प्रोसेस है, मीन्स जो बियर इंडस्ट्रीज हैं, बियर का जहाँ पर बियर की प्रोडक्शन होती है, तो जो उसमें माल्टिंग प्रोसेस है उसको स्पीड अप करने के लिए हम कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं? Ga का, दैट इज Ga3। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक कैरेक्टर हो जाता है, इसका एक फीचर हो जाता है। आई होप कि ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फीचर जो है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, अगर इसकी बात करें तो देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फॉर Ga एक्टिविटी। अब जो जिब्रेलिक एसिड है, जिब्रेलिन्स है, तो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए कुछ स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट होती हैं। जैसे कि अगर यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये हमें पता है कि ये 4 रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, 1 2 3 4 एंड 20 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो उसमें जो 7 नंबर का कार्बन है वहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस जो है ये इंडिकेट करती है कि ये मोस्ट बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है। सो अ कार्बोक्सिल ग्रुप at carbon 7 is a feature of all Gas and is required for biological activity। तो जितने भी Gas हैं उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है उसको मेंटेन करने के लिए कार्बन नंबर 7 पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है उसकी प्रेजेंस ये इंडिकेट करती है कि ये बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है। और जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म है जैसे कि 1 3 4 7, तो उनके स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 7 जो है वहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होगा, ये चीज़ देखी जाएगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है जिब्रेलिक एसिड के रिगार्डिंग। आई होप कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है जिब्रेलिन के वो अच्छे से समझ में आए होंगे। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूज़न रहता है या फिर कुछ मिसिंग होता है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियोस पसंद आते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उन लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और मुझे भी उससे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं अच्छा कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करूँ, जिससे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग्स का, तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं। अब अगर हम डिस्कवरी की बात करें, डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन, तो इसके पीछे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है। जापान में इसकी डिस्कवरी हुई थी। तो जिब्रेलिन जो है उसको हम फुलिश सीडलिंग डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, मीन्स बेवकूफ़ बनाने वाली एक ऐसी डिजीज़ प्लांट्स में फार्मर जो है उन्होंने ऑब्जर्व की जो जब इसका कल्टीवेशन हो रहा था। तो इसकी डिस्कवरी जो है उसके बारे में हम देखते हैं। जिब्रेलिन वॉज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय इची कुरोसावा in 1926 and were isolated by Tizoro Yabuta and Yusuke Suzuki in 1930 as natural product in the fungus Gibberella fusicori। अब ये जो नाम है भाई उसमें हो सकता है प्रोनाउंसिएशन हो सकता है क्या है, ऑब्वियस सी बात है प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ होगा नाम की वजह से। अगर कुछ इंडियन नाम होते तो वो हम जाहिर सी बात है बहुत अच्छे से प्रोनाउंसिएशन उनका कर सकते, लेकिन ये कुछ अजीबो गरीब टाइप के नाम होते हैं। सो मेक श्योर कि नाम पर इतना ध्यान न देते हुए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कुछ वहाँ के साइंटिस्ट वगैरह थे जिन्होंने इस पर डिस्कवरी की, इसकी खोज की। तो बात है कि 1930 में इसको एज अ नेचुरल प्रोडक्ट आइसोलेट किया गया। किससे? एक फंगस होती है जिब्रेला फ्यूजिकोरी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है अगर डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो फंगस थी जिब्रेला फ्यूजिकोरी, जिसको रीनेम्ड किया गया फ्यूजेरियम फ्यूजिकोरी।
सो फ्यूजेरियम फ्यूजिकोरी एक फंगस है, उससे इसको आइसोलेट किया जिब्रेलिन को। राइस प्लांट इन्फेक्टेड विद फ्यूजेरियम फ्यूजिकोरी ग्रोन एबनॉर्मली टॉल विच लीड्स टू लॉगिंग, फॉलिंग ओवर एंड रिड्यूस यील्ड, हैंस द नेम बिकाने और फुलिस सीडलिंग डिजीज। अब जो राइस प्लांट थे जो इस फंगस फ्यूजेरियम फ्यूजिकोरी से इन्फेक्टेड थे, तो उन प्लांट्स में क्या देखा गया कि बहुत ज़्यादा टॉल हो गए, एबनॉर्मली वो प्लांट्स क्या है, टॉल हो गए। अब जब प्लांट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो एक टाइम के बाद क्या गया देखा गया, फॉर एग्जांपल बहुत आंधी तूफान आ जाता है अगर, तो प्लांट जो है वो गिर जाता है। और इस फंगस से जो इन्फेक्टेड प्लांट थे उसमें तो एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी गई कि उस बहुत ज़्यादा टॉल हो गए। तो उस एक टाइम के बाद क्या हुआ कि वो प्लांट जो है वो गिर गए। गिरने की वजह से जो राइस यील्ड थी वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई और इसी को एक नाम दिया गया फुलिस सीडलिंग डिजीज़। और जो राइस प्लांट इस डिजीज़ से इन्फेक्टेड थे तो उसका जो सीड था, मीन्स जो सीड बनती है, चावल जो बनता है उसमें चावल भी नहीं बना, मीन्स यील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई, ये चीज़ देखी गई। Fusarium fusicori produces several different gibberellin, the most abundant of which is GA3, also called gibberellic acid. अब Fusarium fusicori जो स्ट्रेन था, फंगस स्ट्रेन था, इससे सेवरल डिफरेंट जिब्रेलिन जो है वो भी प्रोड्यूस किए गए। बट जैसा कि हम जानते मोस्ट अबेंडेंट जो फॉर्म थी डिफरेंट में से वो कौन सी थी, GA3, जिसको हम जिब्रेलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो ये वाला जो स्लाइड है इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस की बात करें तो फ्यूजेरियम फ्यूजिकोरी जो है उसके नाम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। उसके बाद यहाँ पर ये जो यील्ड रिड्यूस हुई थी तो उसको नाम जो दिया गया था बिकाने और फुलिस सीडलिंग डिजीज़, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि ये कौन से प्लांट हार्मोन की वजह से हुआ। और मोस्ट अवेलेबल जो फॉर्म है जिब्रेलिन की बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म जो है वो कौन सी है, GA3, और जिसको हम जिब्रेलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। आई होप कि ये वाली स्लाइड जो है जिसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स थे वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, हेल्पफुल रहे होंगे। उसके बाद कुछ और अगर यदि हम, ये तो था अभी तक की जो फंगस स्ट्रेन था उससे आइसोलेट की गई थी, क्या प्लांट में भी कुछ जिब्रेलिन्स प्रेजेंट होते हैं या फिर उसके जैसा फंगस से जो आइसोलेट की गए थे जिब्रेलिन के मॉलिक्यूल्स, तो उससे रिलेटेड कुछ प्लांट में भी ऐसा कोई कंपाउंड प्रेजेंट होता है, तो उसके बारे में देखते हैं। प्लांट ऑल्सो कंटेन जिब्रेलिन लाइक सब्सटेंस बट इन मच लोअर अबंडेंस देन इन दी फंगस। तो प्लांट्स जो होते हैं उसमें भी जिब्रेलिन लाइक कुछ कंपाउंड प्रेजेंट होता है, बट उसकी कंसंट्रेशन, उसकी अबंडेंस जो है वो फंगस के केस से अगर रिलेट की जाए तो बहुत कम होती है। द फर्स्ट हायर प्लांट जिब्रेलिन टू बी कैरेक्टराइज वाज आइसोलेटेड फ्रॉम इमेच्योर सीड ऑफ रेनर बीन। तो अगर यदि हम प्लांट के केस में बात करें कि प्लांट के केस में जो जिब्रेलिन कैरेक्टराइज की गई थी, आइसोलेट की गई थी, तो वो किससे की गई थी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इमेच्योर, मैच्योर नहीं, इमेच्योर सीड थी रेनर वीन की, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में फैसियुलस कॉन्सियस के नाम से भी जानते हैं। बिकॉज रेनर वीन के नाम से तो मे बी पॉसिबल नहीं है क्वेश्चन, लेकिन बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए ये नाम ज़रूर दिया जा सकता है, फैसियुलस कॉसिनियस, एंड फाउंड टू बी आइडेंटिकल विद GA1। और जो फंगस से आइसोलेटेड फॉर्म थी, बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म्स थी, जिसमें हम GA1, GA3, GA4 एंड GA7 के बारे में पढ़ते हैं, तो ये जो इसका फंगस से आइसोलेटेड GA1 जो फॉर्म थी उसी के आइडेंटिकल जो है प्लांट के केस में जब स्टडी की गई तो इसके आइडेंटिकल जो है आइसोलेट किया गया जिब्रेलिन। Gibberellin are synthesized in several parts of plant including developing seed, germinating seed, developing leaves and elongating internodes। तो अगर यदि इसके सिंथेसिस की बात करें कि जैसे ऑक्सिन के केस में हम देख रहे थे कि मोस्ट एक्टिवली ग्रोइंग रीजन्स जो है प्लांट की, जैसे कि शूट एपेक्स, रूट एपेक्स, तो वहाँ पर ऑक्सिन की सिंथेसिस पाई होती है, देखी जाती है और उसकी कंसंट्रेशन इन वाले रीजन्स में बहुत हाई होती है। अगर यदि जिब्रेलिन की बात की जाए कि इसकी सिंथेसिस कौन से प्लांट के किस पार्ट में होती है या फिर इसकी कंसंट्रेशन प्लांट के किस पार्ट में ज़्यादा पाई जाती है,
तो जो डेवलपिंग सीड होता है, जर्मिनेटिंग सीड होता है, डेवलपिंग लीव्स होती हैं, या फिर इलोंगेटिंग इंटरनोड वाला जो रीजन होता है, ये कुछ सेवरल डिफरेंट प्लांट पार्ट होते हैं जहाँ पर इसकी सिंथेसिस जो है वो देखी जाती है। आई होप कि जिबरेलिन जो है वो क्या है और उसके बाद उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, किस फंगल स्ट्रेन जो है उससे जिबरेलिन की डिफरेंट बायोएक्टिव फॉर्म्स को आइसोलेट किया गया, और प्लांट के केस में किससे इसको आइसोलेट किया गया, तो इमेच्योर सीड ऑफ रेनर बीन थी जो कि आइडेंटिकल था फंगल स्ट्रेन GA1 के, और उसके बाद कुछ इसके डेवलपिंग सीड, जर्मिनेटिंग सीड, डेवलपिंग लीव्स और इलोंगेटिंग इंटरनोड वाले जो प्लांट पार्ट होते हैं वहाँ पर इसकी सिंथेसिस देखी गई। अब मूव करते हैं हम इसके कुछ फंक्शंस के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फंक्शंस भी। तो स्टिमुलेट हाइपर एलोंगेशन ऑफ इंटेक्ट स्टेम स्पेशली इन ड्वार्फ प्लांट एंड रोजेट। तो जो जिब्रेलिन है, जैसे कि इसकी राइस प्लांट पर स्टडी की गई थी, तो जो फ्यूजेरियम फ्यूजिकोरी से इन्फेक्टेड राइस प्लांट थे तो उसकी जो लेंथ थी वो एबनॉर्मली बहुत टॉल हो गया था। तो जो ड्वार्फ प्लांट या फिर रोजेट मीन्स जैसे कि कैबेज होता है, तो इस तरीके के जो प्लांट्स हैं उनमें हाइपर एलोंगेशन के लिए मीन्स उसकी लेंथ को स्टिमुलेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए जिब्रेलिन जो है उसको यूज़ किया जाता है। ये एज अ उस तरीके से एक फंक्शन परफॉर्म करती है। इंटरनोड एलोंगेशन जिसको हम बोल्टिंग इन ड्वार्फ सीडलिंग्स, जो ड्वार्फ सीडलिंग्स होते हैं उसके जो इंटरनोड एलोंगेशन है जिसको हम बोल्टिंग के नाम से भी जानते हैं, उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद प्रमोट सीड जर्मिनेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो होता है जिब्रेलिन के रिगार्डिंग, तो वो क्या होता है, सीड डोरमेंसी जो है उसको ब्रेक करने के लिए जिब्रेलिन को यूज़ किया जाता है, और ये इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। सो सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए जिब्रेलिन को यूज़ किया जाता है, तो उसी के बाद सीड का जर्मिनेशन जो है वो भी प्रमोट होता है। सो सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है, सीड जर्मिनेशन जो है उसको प्रमोट करता है। सो प्रमोट सीड जर्मिनेशन। लीफ एक्सपेंशन, लीफ का जो एक्सपेंशन है मीन्स लीफ जब ओरिजिनेट होती है, न्यू लीफ ग्रो कर रही होती है, उसके बाद जो वो अपना एक पर्टिकुलर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर जो है उसको गेन करती है, फैलती है, तो उसका जो रोल होता है वो किसकी वजह से हो रहा होता है, वो जिब्रेलिन की वजह से हो रहा होता है, जिसको हम बोल रहे हैं लीफ एक्सपेंशन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। उसके बाद ट्रांजिशन टू फ्लावरिंग, अब जैसे प्लांट जो है उसमें फ्लावर का डेवलपमेंट हो, फ्लावर से फिर सीड बनता है या फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, तो फ्लावरिंग का जो फॉर्मेशन है उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, जिब्रेलिन। ट्रांजिशन टू फ्लावरिंग, पॉलन डेवलपमेंट, पॉलन मैच्यूरेशन एंड पॉलन ट्यूब ग्रोथ, तो जो प्लांट का पॉलन पार्ट होता है उसका डेवलपमेंट, उसका मैच्यूरेशन, उसका जो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ है मीन्स पॉलन ट्यूब से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं, उसकी ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट, उसका मैच्यूरेशन, ये सब किसकी वजह से हो रहा होता है, प्लांट हार्मोन, दैट इज जिब्रेलिन। प्रमोट फ्रूट डेवलपमेंट, अब क्या है कि जब फ्लावरिंग जो है उसका ट्रांजिशन करा रहा है, तो फ्लावर बनने के बाद क्या होता है, फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, सीड का डेवलपमेंट होता है, तो जो फ्रूट डेवलपमेंट है उसको भी प्रमोट कराता है कौन, जिब्रेलिन। ब्रेक सीड एंड बड डोरमेंसी, जो कि हम देख चुके हैं। तो अगर यदि हम एक इसको स्टोरी की तरीके से देखें कि ये कोई सीड था जो कि ऐसे ही पड़ा हुआ है सॉइल में, तो इसका जो डोरमेंसी वाला रीज़न है उसको ब्रेक करने के लिए भी जिब्रेलिन चाहिए। अब जब डोरमेंसी जो है वो ब्रेक हो गई तो सीड को जर्मिनेट होना है, जर्मिनेशन के लिए भी चाहिए। अब जब सीड जर्मिनेट होगी तो उससे क्या होगा कि एक पर्टिकुलर प्लांट जो है उसका फॉर्मेशन होगा, तो जो लीफ का एक्सपेंशन होगा वो भी होगा, और इंटरनोड का एलोंगेशन जो है उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कौन, जिब्रेलिन। उसके बाद जब लीफ एक्सपेंशन हो जाएगा, इंटरनोड एलोंगेशन हो जा रहा है मींस एक कंप्लीट प्लांट जो है उसका फॉर्मेशन हो जा रहा है, तो उसके बाद फ्लावरिंग के लिए कौन ट्रांजिशन कराएगा, जिब्रेलिन। जब फ्लावरिंग ट्रांजिशन हो जाएगा मींस फ्लावर का डेवलपमेंट हो जाएगा, और फ्लावर के डेवलपमेंट में ही देखा जाएगा कि पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसका मैच्यूरेशन हो रहा है।
उसके बाद क्या है, बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें सीड की फॉर्म में फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, और बहुत से ऐसे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं जिसमें पहले फ्रूट डेवलप होता है देन सीड होती है। तो उसके बाद जो सीड डेवलपमेंट है एंड फ्रूट का जो डेवलपमेंट है वो कौन करा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें भी जिबरेलिन। सो एक सीड से अगेन एक फ्रूट और एक सीड के डेवलपमेंट में जितने भी सीक्वेंस होते हैं कि सीड हुई, सीड की डोरमेंसी ब्रेक हुई, उससे फिर जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन के बाद एक प्लांट बना, प्लांट में लीफ का एक्सपेंशन, इंटरनोड का एलोंगेशन ये होगा, फिर उसके बाद उस प्लांट में फ्लावरिंग होगी, वो भी जिबरेलिन करा रहा है। उसके बाद फ्लावरिंग के बाद उसमें जो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन है वो होगा। उसके बाद देन सीड, फ्रूट जो है उसका डेवलपमेंट होगा। तो एक सीड से लेके अगेन फ्रूट, सीड के डेवलपमेंट तक जितने भी प्रोसेस होते हैं उन सब में जिबरेलिन जो है वो इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले कर रहा है। आई होप कि ये जो फंक्शंस की स्टोरी है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, बिकॉज इस तरीके से एक स्टोरी बेसिस में हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, रिलेट करते हुए चलते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल रहती है। आज के वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे जिबरेलिन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम इसका बायोसिंथेसिस पाथवे पढ़ेंगे, तो उस बायोसिंथेसिस पाथवे से हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जिबरेलिन जो है वो कैसे टर्पिनोइड कंपाउंड है, कैसे उसकी सिंथेसिस हो रही है, प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट से कैसे रिलेट कर रहे हैं। आई होप कि ये वाले सारे वीडियोस जो हैं बहुत हेल्पफुल रहेंगे, और साथ ही साथ हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं उनको भी सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, डू सपोर्ट।